देखिए यहाँ पर एक हिंदी की कॉपी है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हिंदी की कॉपी में बच्चे ने किस तरीके से सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय देखिए कैसे लिखा है, और मैं आपको सारी चीज़ें सबसे पहले बता देता हूँ कि आपको कैसे लिख के आनी है कॉपी में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कॉपी लिखते हैं लेकिन कॉपी कुछ ही ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छे लिख के आते हैं और उनको मिलते हैं पूरे नंबर। लेकिन इस वीडियो को प्यारे साथी जो भी देखेगा, मेरी गारंटी है, हितेश भैया की गारंटी है कि आपको हिंदी में पूरे नंबर मिलेंगे, चाहे वो गद्यांश हो, पद्यांश हो, जीवन परिचय हो या फिर निबंध हो या फिर कुछ भी हो, है ना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्लास को पूरी देखना और बताई गई चीजों का सारा स्क्रीनशॉट ले लेना और बोर्ड एग्जाम पर जा करके सेम टू सेम ऐसे ही लिख के चले आना। ठीक है, यहां पर प्यारे साथी देखिए महादेवी वर्मा का जीवन परिचय किस तरीके से लिखा गया है, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अभी मैं आपको एक एक पॉइंट्स बताऊंगा कि कहां पर आपको सारी चीजें क्या करनी है क्या नहीं करनी है। ठीक है, इसी वीडियो को देख लेना, इसी वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि आपको 18 फरवरी को हिंदी का कॉपी आपको कैसे लिख के आनी है प्यारे साथी। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर मैं आपको सारी चीजें बता देने वाला हूं। ठीक है, यहां देखो, यहां देखिए, सबसे पहले आ जाइए, आपके पेपर में प्यारे साथी आता है कि गद्यांश, और आपको किस तरीके से गद्यांश लिख के आना है। मेरे प्यारे साथी पूरी वीडियो को देखना, बहुत अच्छा लगने वाला है क्लास और मजा आने वाली है। देखिए सबसे पहले क्या है कि आपको इस तरीके की बोर्ड की कॉपी मिलेगी, है ना, इस तरीके की हाई स्कूल परीक्षा की कॉपी मिलेगी, जहां पर आप लोगों को कह सकता हूं कि आपको फ्रेश कॉपी होगी, एकदम नई कॉपी होगी। आपको क्या करना है प्यारे साथियों, सबसे पहले यहां पर अपना अनुक्रमांक डाल देंगे। ठीक है, अभी मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं, यहां पर मैं भरूंगा नहीं, मैं आपको सारी चीजें भर के लाया हूं। ठीक है, यहां पर देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर देखिए प्यारे साथी कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, मतलब जो भी आपका रोल नंबर है वह आप फिल कर दोगे। आपको इसके बाद में क्या करना, सबसे पहले अंकों में फिल करोगे, फिर आपको शब्दों में फिल करना है ना। फिर आप अपना विषय यहां पर डाल देंगे, जैसे विषय है तो हिंदी डाल दिया। ठीक है, प्रश्न पत्र कौन सा है, तो प्रश्न पत्र ही हमारा केवल एक ही है तो हम यहां पर केवल डाल देंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि बहुत सारे बच्चों के एक दिन में दो पेपर होते हैं तो वह 2 डालते हैं, यहां पर केवल हमारा एक पेपर है ना। अगर मैं आगे बात करता हूं तो यहां पर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं। हाँ, तो यहां पर देखो कि प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, अब देखिए जो भी आपका प्रश्न पत्र होगा, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर हमारा 801 पीएच का एक पेपर है। ठीक है, ये हिंदी का 801 पीएच कोड का पेपर है प्यारे साथियों। तो यहां पर देखिए क्या है कि पेपर का कोड 801 सीडी है, इसका मतलब ये मतलब दूसरा पेपर कोई है। हालांकि अभी मेरे पास वो पेपर नहीं है जिसमें मैंने ये कोड लिखा था, लेकिन आपको ध्यान देना है कि जब आप लोग कोड वगैरह जो लिखोगे, यहां पर लिखोगे जहां लिखा होगा कि प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, वहां पर आपको इस तरीके से कोड दे रखा होगा और नंबर दे रखा होगा 801 करके। ठीक है, और इसके अंदर कोड होगा, तो वह आपको यहां पर फिल करके आना है। ठीक है, प्रश्न पत्र का दिन कौन सा होगा वह आप फिल करेंगे, जिस भी तिथि को आपका पेपर हो रहा होगा वह फिल करेंगे, और जो भी आप लोगों की पाली होगी प्यारे साथियों वह भी आप फिल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पाली दे रखा है और परीक्षा तिथि दे रखी है। केंद्र का नाम आप फिल कर देंगे, केंद्र का नाम जहाँ पर भी आपका सेंटर जाएगा, जैसे केपी इंटर कॉलेज प्रयागराज, तो वैसे जो भी आपका सेंटर है वह आप फिल कर देंगे। ठीक है, तो पहला पेज प्यारे साथियों इस तरीके से आपको क्या करना है, फिल करके आना है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि यहां पर आपको सबसे पहले प्यारे साथियों आपके पेपर में मैं दिखा देता हूं, आपके हिंदी के पेपर में पहला क्वेश्चन, ये तो हो गया एमसीक्यू। एमसीक्यू तो आप सभी को पता है कि हमको एमआर सीट में करके आने हैं। ठीक है, सभी को जानकारी होगी, तो एमसीक्यू की बात हम नहीं करने वाले। सबसे पहले हम लोग करेंगे प्यारे साथियों कि आपके पेपर में क्या होता है कि आपके पेपर में गद्यांश आता है। क्या आता है, गद्यांश। ठीक है, गद्यांश। तो सबसे पहले बात करेंगे, इस तरीके से गद्यांश आएगा, इसमें आपके 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 3 प्रश्न। ठीक है, और इन 3 प्रश्नों के आंसर को कैसे आपको लिख के आना है, क्या करना है, मतलब गद्यांश को कैसे लिखना, जरा ध्यान से समझना। ठीक है, सबसे पहले देखो इस तरीके से आप गद्यांश की हेडिंग लगा लोगे, प्रश्न संख्या 1 डाल लोगे, वर्णात्मक प्रश्न हमारे ये होने वाले हैं, तो यहां पर आप वर्णात्मक प्रश्न डाल देंगे और खंडवार डाल देंगे। हाँ, जल्दी से सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद क्या करोगे, स्टार्टिंग का कुछ वर्ड, जैसे मगर ऐसा ना आज तक हुआ है। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग का कुछ वर्ड ले लोगे, है ना। जैसे कि मैंने ले लिया ये हाथ में कमल लिए। ठीक है, ऐसे ही आप लोग स्टार्टिंग का कुछ वर्ड ले लोगे और आप डॉट 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 कर करके, है ना, अंतिम का कुछ वर्ड यहाँ से उठा लोगे और उसको पूरा लिख दोगे। ठीक है, तो अंतिम का कुछ वर्ड उठा लिया और उसको लिख लिया।
इसके बाद अपने आप लोग पहले गद्यांश को सॉल्व करने के लिए रेडी हो जाओगे और इसके बाद आपको पहला प्रश्न सॉल्व करना है। पहला प्रश्न हर बार संदर्भ का आता है प्यारे साथी। तो देखिए संदर्भ आपको किस तरीके से लिखना है। देखिए संदर्भ के लिए एकदम सिंपल होता है कि आपको कुछ इस तरीके से अपना संदर्भ लिखना है। आपको याद रखना है 2 पॉइंट। सबसे पहले जैसे ये जो ब्लैक मैंने हाईलाइट किया है तो इस तरीके से आपको ब्लैक से हाईलाइट करके आना है ना। तो इस तरीके से आपको भी ब्लैक से हाईलाइट करके आना, मतलब जो भी आपका चैप्टर का नेम है और जो भी लेखक का नेम है वह आप ब्लैक से हाईलाइट करके आएंगे। ठीक है, उम्मीद है मेरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग अगर बात करते हैं आगे तो रेखांकित अंश की व्याख्या, क्योंकि हमारा जो अगला क्वेश्चन होता है प्यारे साथी, अगला जो हमारा प्रश्न होता है वह होता है रेखांकित अंश की व्याख्या। मतलब यहाँ पर क्या होता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होती है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो, और इसमें केवल उतने की ही व्याख्या करनी होती जितने में रेखांकित अंश होते हैं। ठीक है, तो आपको सिंपल इस तरीके से रेखांकित अंश व्याख्या की हेडिंग लगानी है और इस तरीके से आपको अपनी व्याख्या प्यारे साथियों करके आनी है। हमारे इस चैनल F24 क्लासेस को आपको निवेदन है सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बनाया गया है और इस चैनल में जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी वो सबसे बेस्ट होंगी। और अगर आप उनको देखते हो तो डेफिनेटली आप लोग बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे अंक लेकर के आओगे। ठीक है, तो प्यारे साथियों क्लास पूरी देखना, क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभी तो शुरू हुई है क्लास। ठीक है, अभी देखो आगे क्या क्या मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसे ही प्यारे साथियों अगर मैं आगे बात करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो कि आपके पेपर में पद्यांश आता है ना। आपके पेपर में प्यारे साथियों पद्यांश आता है, तो पद्यांश को कैसे करोगे मेरी बातों को समझने का प्रयास करना। पद्यांश में भी प्यारे साथी 3 क्वेश्चंस आते हैं, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन आता है संदर्भ का और दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या का। तो संदर्भ की अगर मैं बात करता हूं, मैं पहले ही आपको करा चुका हूं कि भाई संदर्भ सिंपल है एकदम। उसमें जो हिंदी आपको लिखना होता है ब्लैक से हाईलाइट करके लिखना, चैप्टर का नेम ब्लैक से हाईलाइट करके लिखना। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो जो भी हमारे कवि हैं या फिर लेखक हैं उनका नेम आप लोग हाईलाइट करके लिखना, है ना। ऐसे करके प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक प्यारे साथियों रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो इस तरीके से आपको लिख के आना है ना। और अगर मैं रेखांकित अंशों की व्याख्या की बात करता हूं तो कुछ नहीं है, अगर आपको व्याख्या आती है तो आप कर पाएंगे, वरना आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि हेडिंग लगानी रेखांकित अंश की व्याख्या, और प्यारे साथियों इस तरीके से आपको अपनी पूरी व्याख्या कर देनी है। मेरे प्यारे भाई, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारी पूरी टीम ने मिलकर के आपके लिए एक ऐसी चीज़ रेडी कर दी है कि आपको ऐसा लगेगा कि प्यारे साथी, प्यारे भैया आपने ये क्या ही बना दिया। देखिए हमारी पूरी टीम ने बहुत मिनिमम अमाउंट में प्यारे साथियों आपके लिए ई बुक रेडी की है। अब देखिए ई बुक क्या होने वाली है मैं आपको बता देता हूं कि ई बुक में आपको सारे मतलब जिस भी सब्जेक्ट पर आप ई बुक ले लोगे, मतलब उसमें 95% आपका फिक्स। अब ऐसा क्यों है? इसके पीछे का रीज़न मेरे प्यारे साथी ये है कि इस ई बुक का प्राइस मात्र 15 रुपये है, मतलब एक बर्गर से भी कम रुपए में ये ई बुक आपको मिलेगी। और इस ई बुक के अंदर वह सारी चीज़ें होंगी जो आपके पेपर में आपको 95 प्लस दिलाएंगे। एक सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे और आपको इस ई बुक के अंदर 100 प्लस MCQ देखने को मिलेंगे और लगभग सारे की सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, सारे के सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप हिंदी की ई बुक लेना चाहते हो तो मात्र आप लोग हिंदी की मैंने ऐसी ट्रिक बता रखी ई बुक में कि आप 10 दिन में पूरी हिंदी कवर कर लोगे और 10 दिन के अंदर ही कवर कर लोगे। और इसको 4 भागों में हिंदी को डिवाइड कर रखा गया है, 4 भागों में हिंदी को डिवाइड कर रखा गया है, जहां पर आप लोग देखोगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अगर आप जिस भी टॉपिक पर ई बुक लेना चाहते हो प्यारे साथियों, एक बार सोचना कि 15 रुपये में मैं चलते फिरते मैं यूं ही उड़ा देता हूं, लेकिन अगर मैं 15 रुपये यहाँ पे करके मुझे कुछ मिल रहा है, वो भी इतना अच्छी चीज़, तो डेफिनेटली मुझे ले लेनी चाहिए। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं भाई, सब लोग एक बार लेने का प्रयास करना। 15 रुपये मात्र एक चंदा के रूप में मैं आपसे ले रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। लोग तो 600, 500, 2000, 3000, 5000 का कोर्स भी सेल करते हैं। ठीक है, फिलहाल आपके लिए मैंने मात्र 15 रुपये अमाउंट में हर एक सब्जेक्ट की ई बुक बनाई है। तो आपको हिंदी की अगर लेना है तो आप 15 रुपये पे करके हिंदी की ले सकते हो, इंग्लिश की लेना चाहते हो तो 15 रुपये पे करके आप इंग्लिश की ले सकते हो। एक बार जाना डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, डिस्क्रिप्शन में आपको हर एक विषय के सामने एक लिंक दे रखा होगा, क्लिक करोगे आप लोग ई बुक वाले सेक्शन में पहुंच जाओगे। इसी में हमारा एक और क्वेश्चन भी आता है, तीसरा वाला। ठीक है, तो तीसरा वाला जैसे क्वेश्चन ये दे रखा है कि किसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांघ जाता है। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से 100 नंबर आप लोग लगाओगे और इस क्वेश्चन का आंसर आप दे दोगे। जैसे कि
यहाँ पर देखिए सा नंबर दे रखा था, तो सा नंबर आप लोग इस तरीके से डालेंगे, और चाहते हो तो आप लोग यहाँ पर ब्रैक मतलब लाइन खींचने से पहले यहाँ पर इस तरीके से कर देना, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा। अगर कुछ भी नहीं करना चाहते तो मत करना, क्योंकि नीले से लिखा है तो मतलब आपने आंसर ही लिखा होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर मैं प्यारे साथियों बात करता हूँ अपने तीसरे क्वेश्चंस की, है ना, तो भैया इसमें जो तीसरा प्रश्न है वह हमारा संस्कृत के पद्यांश का है, ठीक है। किसका है प्यारे साथी? संस्कृत के पद्यांश का। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ संस्कृत के गद्यांश की, तो ये देखो हमारा संस्कृत का गद्यांश है, ठीक है। जरा ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं। देखिए संस्कृत के गद्यांश में प्यारे साथी संदर्भ करने के लिए आता है, दूसरा क्वेश्चन आता है हिंदी अनुवाद। मतलब इसमें आपके दो चीज़ें पूछी जाती हैं, है ना। पद्य जो भी हमारा संस्कृत का गद्यांश होता है, इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है भाई संदर्भ का, है ना, और दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है हिंदी में अनुवाद का। तो दोनों के दोनों क्वेश्चंस आपके भैया 5 नंबर के आते हैं, 5 में 5 आपके पूरे नंबर मिलेंगे। मेरी बातों को समझना क्या करना है। जब आप संदर्भ लिखोगे ना, तो वही चीज़ सेम टू सेम वही चीज़ कि आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, दैट्स क्लियर। इसमें कोई भी आपके लेखक या कवि नहीं होते हैं, तो केवल और केवल चैप्टर का नेम आप लोग ब्लैक कलर के पेन से हाईलाइट करके लिख दोगे, जिस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, है ना। चलिए इसके बाद आगे हिंदी अनुवाद करने के लिए आता है। तो यहाँ पर देखिए जब आप हिंदी अनुवाद करेंगे तो प्यारे साथियों मेरी बात समझने का प्रयास करना। हिंदी अनुवाद में कुछ नहीं होता है, केवल जो संस्कृत में चीज़ें दे रखी होती हैं, इसको जैसे आपने पढ़ा होगा कि इंग्लिश में हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है, या फिर इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है, सेम टू सेम वैसे ये संस्कृत में दे रखा है, तो आपको इसको हिंदी में अनुवाद मतलब ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से आपको हिंदी अनुवाद हेडिंग डाल करके इस पूरे तरीके से जो भी आप संस्कृत का गद्यांश करना चाह रहे हो पेपर में, उसका आप अच्छे तरीके से एकदम गद्यांश कर देंगे, है ना। और मेरी बातों को समझने का प्रयास करना। मैं आपको एक चीज़ और अभी बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। तो वीडियो को पूरी देखना, लास्ट में मैं आपको जो चीज़ बताऊंगा वहाँ से आपके 5 से 10 नंबर आपके एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका हिंदी अनुवाद हो गया, अब आपका संस्कृत पद्यांश आएगा, उसमें भी वही चीज़, है ना, सेम टू सेम वही चीज़ करनी है आपको। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि जब संस्कृत का पद्यांश आएगा भैया, उसमें भी आप लोग वही चीज़ करेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमारा एक यहाँ पर पद्यांश है कि हतो व प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा व भोज्यसे महिम। तो ये हमारा एक लाइन का केवल पद्यांश है, संस्कृत का पद्यांश केवल एक लाइन का है, परंतु आपके पेपर में 4 लाइनों का भी आ सकता है, 5 लाइनों का भी आ सकता है। लेकिन आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग की कुछ लाइनें और अंतिम की कुछ लाइनें ले लेनी है, और डॉट डॉट करके आपको इसकी हेडिंग लोड कर लेनी है। जैसे कि प्रश्न आपने नोट कर लिया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः डॉट 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 दुख भाग भवेत्। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पद्यांश को, इस संस्कृत के पद्यांश को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग इस तरीके से संस्कृत के पद्यांश, संस्कृत के गद्यांश, जो भी चीज़ करने वाले हो प्यारे साथियों, उसकी आप हेडिंग ज़रूर से लगा देना। प्यारे बच्चे, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप हेडिंग लगा दोगे तो आपको पूरे नंबर मिलने के चांसेस रहेंगे, है ना। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ संदर्भ की, तो आप देखिए इस तरीके से संदर्भ लिखेंगे, है ना। इसमें सेम टू सेम वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको संस्कृत के गद्यांश में चीज़ बताई थी, है ना। संदर्भ लिखोगे, हेडिंग बनाओगे संदर्भ की, और उसकी अंदर की सारी चीज़ें कुछ इस तरीके से आप फिल कर देंगे, है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर मैं हिंदी अनुवाद की बात करता हूँ तो हिंदी अनुवाद बहुत सरल होता है, क्योंकि भैया 4 लाइनों का होता है, तो सरल तो वैसे भी होगा, ठीक है। तो देखो इस तरीके से आपको हिंदी अनुवाद करना है। मेरी बातों को समझने करना प्रयास करना प्यारे साथियों, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके क्लास मैंने शूट की है। तो इसके बाद देखिए मैं अगर बात करता हूँ तो 5वां जो क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, वह हमारा पूछा जाता है खंड काव्य से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं खंड काव्य की बात करता हूँ तो देखिए खंड काव्य वाला जो क्वेश्चन होता है, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि भैया जी खंड काव्य में हमको क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। देखो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि खंड काव्य में कुछ नहीं होता, आपने जिस तरीके से पढ़ा है सेम टू सेम आप वैसे लिखना। बस एक काम कर देना कि जिसके भी ऊपर आप खंड काव्य लिख रहे हो उसका नाम लिख देना। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि यह जो खंड काव्य है इसमें नहीं लिखा गया है खंड काव्य किसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ, तो ये गलती है। आपको ये गलती नहीं करना है। आपको मैं यहाँ पर दिखा देने वाला हूँ, एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा रुकना, 1 मिनट। तो चलो यहाँ पर देखिए,
जैसे कि अगर आप मातृभूमि पर खंड काव्य लिख रहे हो, मातृभूमि, है ना, तो आप प्यारे साथियों क्या करोगे, जिस भी टॉपिक पर आप लोग ज्योति जवाहर पर लिख रहे हो, मुक्ति दूत पर लिख रहे हो, ठीक है, किसी पर भी लिख रहे हो, जैसे ये मुक्त मातृभूमि पर है, तो आप क्या करोगे प्यारे साथियों, आप यहाँ पर मातृभूमि इस तरीके से डाल दोगे, है ना, मातृभूमि। और अगर आप इस तरीके से डाल दोगे ना, एग्जामिनर को लगेगा भैया ये तो टॉपर बच्चा है, इसको सब कुछ पता है मुझे कैसे क्या करना है, और वह आपको पूरे नंबर देगा, है ना। तो मेरी बातों को समझने का प्रयास करना, मैं आपसे जो बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, आपको पता चल गया मुझे ये लिखना है, इस टॉपिक पर मुझे अपना खंड काव्य लिखना है, तो आपको तो पता चल गया। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे प्यारे साथियों, समझना, जिस भी तरीके से आपने खंड काव्य पढ़ा है, जिस भी तरीके से आपने लिखना सीखा है ना, कहीं से भी कैसे भी लिखना सीखा है, आप लिखना प्रारंभ कर देंगे। यहाँ पर जैसे इसने पॉइंट्स के जरिए अपनी चीज़ें लिखी हैं, ठीक है, तो आप लोग पॉइंट्स के जरिए भी लिख सकते हो, वरना जिस भी तरीके से आपने लिखा है उस तरीके से अपना खंड काव्य लिख सकते हो। बस एक काम करना, उसका नाम डाल देना, जिस भी खंड काव्य पर आप लिख रहे हो उस मतलब प्रश्न संख्या को डाल देना, ठीक है, जो भी इसकी प्रश्न संख्या है का पहला तो आप वह डाल देना, है ना। तो इस तरीके से आप करना, और खंड काव्य हेडिंग तो जरूर है, उसको तो जरूर ही डालना कि खंड काव्य मैं लिख रहा हूँ, और फिर आप लिखना प्रारंभ कर देना। देखो कितने अच्छे से लिखा है इसने, हालांकि इसने बहुत अच्छे से नहीं लिखा है पर अच्छा लग रहा है देखने में, हैंड राइटिंग इतनी नहीं अच्छी है लेकिन इसमें अच्छा लग रहा है, फ्रेश तरीके से लिखा है, क्लियर लिखा है और अच्छा लग रहा है देखने में। तो ऐसे में पूरे नंबर इस छात्र को मिलते हैं, है ना। और अगर मैं आगे बात करता हूँ प्यारे साथियों, आगे अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो हमारा अगला जो क्वेश्चन आता है वो हमारा जीवन परिचय का आता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कमेंट होता है, डाउट होता है कि भैया जी जीवन परिचय कैसे लिखना है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जीवन परिचय आप कैसे भी लिख सकते हो। मार्केट में एक अफवाह चल रही है कि सबसे पहले नाम लिखो, पिता का नाम लिखो, माता का नाम लिखो, उनके रचनाएं लिखो। तो पहले तो ऐसे कोई नहीं लिखता था, सिंपल होता था, पहले जीवन परिचय ऐसे ही लिखा जाता था। अगर आपको लगता है आपके पास समय है तो आप लोग उनका नाम भी डाल सकते हो, पिता का नाम, माता का नाम, उनकी रचनाएं, ये सारी चीज़ें आप पहले से डाल सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरे पास समय नहीं है, मैं अपना 5 मिनट के अंदर जीवन परिचय खत्म करूंगा और उसमें मुझे पूरे नंबर कैसे मिले, तो जरा मेरी बातों को समझना, अच्छे से नोट कर लेना। आपको कुछ नहीं करना, मैं जो बता रहा हूँ ऐसे ही जीवन परिचय लिखना। सबसे पहले प्यारे साथियों क्या करना, जिस भी टॉपिक पर आप लोग जीवन परिचय लिखना चाह रहे हो, आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, प्रश्न संख्या जो भी है उसकी प्रश्न संख्या डाल देना। जिस भी टॉपिक पर आप जीवन परिचय लिखना चाह रहे हो उसका जीवन परिचय डाल देना, है ना। और फिर हेडिंग लगाना जीवन परिचय, ठीक, जीवन परिचय हेडिंग लगाना और उनकी सारी चीज़ें लिखना प्रारंभ कर देना। बस 2 बातें ध्यान देना कि आपको उनका जन्म और जन्म स्थान, जिस भी सन में हुआ था, जिस भी डेट में हुआ था, उसको ब्लैक पेन से हाईलाइट करके लिखना। उनके पिताजी का नाम, उसको हाईलाइट करके लिखना। उनके माताजी का नाम, उनको हाईलाइट करके लिखना, ठीक है। और इसके बाद जिस भी डेट को उनका देहांत हुआ था उसको हाईलाइट करके लिखना। मेरे प्यारे साथी इतना काम कर देना, मेरी गारंटी है आपको पूरे नंबर मिलेंगे जीवन परिचय में। और आप लोगों को स्टार्टिंग में उनका नाम, जन्म स्थान, उनके पिता का नाम, माता का नाम, रचनाएं वगैरह, ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके पास समय है तो आप लिख सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं, आपको फिर भी पूरे नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आगे बात करता हूं उनकी रचनाएं की, तो बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है कितनी रचनाएं लिखनी है। मेरे प्यारे साथियों, आपको क्या करना है कि रचनाएं तो आपको लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि 2 नंबर की रचनाएं पूछी जाती हैं। तो याद रहे कि कम से कम आप 10 रचनाएं लिखना, और ज़्यादा से ज़्यादा 15 रचना भी लिख सकते हो। तो कम से कम 10 तो रचना लिख के ही आना, है ना। देखो रचनाएं हेडिंग बना, इस छात्र ने बना दी है, और कितने बेहद अच्छे से लिखा है कि प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं निम्नवत हैं। आत्मकथा, इंडिया डिवाइडेड, ठीक है, महात्मा और बिहार, है ना, रसमीमांसा, ठीक है, बापू के कदमों में, भारत के राष्ट्रपिता के रूप में, अनेक भाषणों का संकलन, ठीक है। तो इस तरीके से सारी रचनाएं इसने लिखी हैं, और ऐसे ही आपको जीवन परिचय करके आना लेखक का। फिर इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ महादेवी वर्मा की, यानी ये देखिए हमारे कवि का जीवन परिचय, ठीक है। तो आप चाहते हो तो प्यारे साथियों यहाँ पर ब्रैकेट में कवि भी डाल सकते हो। ऐसे में क्या होगा कि जो भी एग्जामिनर होगा उसको लगेगा कि बच्चे ने कहीं पर भी गलती नहीं की है, और मुझे इसको हर एक क्वेश्चंस में नंबर पूरे में पूरे देने हैं। अगर कहीं गलती भी है तो भी मुझको इसके पूरे नंबर देने हैं, क्योंकि इसने सारी चीज़ें एकदम सटीक बहुत अच्छे से लिखी हैं। मुझे कहीं कॉपी चेक करने में दिक्कत नहीं हुई है, तो मैं इसको पूरी नंबर दूंगा। तो आपको भी इसी तरीके से करना है कि एग्जामिनर को कहीं दिक्कत ना हो,
है ना। तो आपको यहाँ पर कवि भी डाल देना है ताकि उसे अच्छे से समझ में आ जाए। महादेवी वर्मा का जीवन परिचय लिख रहे हो, जीवन परिचय हेडिंग लगाओगे, जन्म जन्म स्थान को ब्लैक पेन से हाईलाइट कर दोगे, इनके देहांत वाले को हाईलाइट कर दोगे, इनके अगर माता जी का नाम अगर आपको पता है तो उनको आप लोग ब्लैक पेन से, अगर पिताजी का नाम पता है तो उनको आप हाईलाइट करके ब्लैक पेन से लिख दोगे। इसके बाद इनकी रचनाएं आ जाती हैं, तो प्यारे साथियों रचनाएं इस तरीके से लिख दोगे। आगे अगर मैं बात करता हूं तो इसके बाद आता है प्यारे साथी इन श्लोक किस तरीके से लिखना है। तो श्लोक की हेडिंग बनाओगे, 2 लाइनों का श्लोक लिख दोगे, है ना। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं पत्र, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पत्र कैसे लिखना है। तो देखो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो पत्र वाला क्वेश्चन होता है इसको आपको एक अलग पेज में लिख के आना, एक अलग पेज में। पहले ही यहाँ पर देखिए जब कॉपी चेक करी गई है तो अलग पेज में लिखना है, ठीक है, बता दिया गया अलग पेज में लिखना है। तो आपको क्या करना है, पत्र वाला क्वेश्चंस एकदम अलग पेज में करना। अगर आप इस तरीके से एक कॉपी में आधा लिखोगे और दूसरे पन्ने में आधा लिखोगे तो अच्छा तो लगेगा देखने में, पूरे नंबर तो आपको मिलेंगे लेकिन उसके चांसेस कम रहेंगे कि पूरे नंबर आपको दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है, ठीक है। और एक बात याद रखना कि बस पत्र में यही होता है कि एक पेज में करके आना है। स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, सारी चीज़ें एक लाइन में लिखनी है, ठीक है, और इसके बाद इस तरीके से आपको चीज़ें करके आनी है ना। पत्र आपको ऐसे लिखना है, दिनांक लास्ट में लिख देना, और तुम्हारे जो मित्र का अपना जो नाम है वह आप मत लिखना। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग आ डाल देना, है ना, बा डाल देना, और आप लोग सा डाल देना। अगर आप आबा सा डालोगे तो आपको एग्जामिनर को नहीं पता रहेगा कि ये छात्र है या फिर छात्रा। अगर कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर ऐसा होता है कि अगर वो किसी लड़के को जान जाता है ये लड़के की कॉपी है तो उसको पूरे नंबर नहीं देता है, तो आपको पता ही ना चले एग्जामिनर को कि लड़के की लड़की की है। तो ऐसे में क्या करोगे, आप लोग आबा सा डालोगे, है ना। तो यहाँ पर आपका हो जाता है यहाँ पर समाप्त आपका पत्र। और इसके बाद सबसे अंतिम क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, प्यारे साथियों मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। आपके पेपर में अंतिम क्वेश्चन आता है जो कि आपके निबंध पूछा जाता है, ठीक है। निबंध वाला क्वेश्चन एकदम अंतिम क्वेश्चन होता है, 7 नंबर का प्रश्न आता है पेपर में। तो लगभग आपको 4 या तो 5 निबंध आते हैं जिसमें से आपको केवल एक ही करना होता है, ठीक है। तो इस बच्चे ने, इस छात्र ने यहाँ पर बेरोजगारी पर लिखा, देखो कितने बेहद अच्छे से लिखा है ना। और मेरी बातों को समझना, सबसे पहली हेडिंग प्रस्तावना जरूर डाल देना, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो अंतिम हेडिंग आप लोग यहाँ पर उपसंहार आप लोग जरूर लगाना, ठीक है। अंतिम हेडिंग आप लोग उपसंहार जरूर लगाना, है ना, क्योंकि अगर आप पहली हेडिंग प्रस्तावना और अंतिम हेडिंग उपसंहार लगाते हो तो जो आपका एग्जामिनर होता है ना उसको पता चल जाता है एक अच्छा एक पढ़ने वाला छात्र है, ठीक है। तो आपको क्या करना, जिस भी टॉपिक पर आप निबंध लिख रहे हो सबसे पहले उसका आप लोग यहाँ पर टॉपिक मेंशन कर दो, ठीक है। दूसरी चीज़ की सबसे पहली हेडिंग प्रस्तावना लिखना। और एक बात ध्यान देना कि जो भी निबंध लिखना ना प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको कम से कम 2 पेज में लिख के आना है। ध्यान देना 2 पेज में या तो कम से कम 3 पेज में लिख के आना है। 2 से 3 पेज में करोगे तो आपको 7 में 7 नंबर पूरे मिलेंगे। आपने कितना भी अच्छा लिखा हो, कितने भी आपने अच्छे वर्डों का प्रयोग किया है, लेकिन आपने 2 पेज या 3 पेज का अगर निबंध नहीं लिखा है, एग्जामिनर आपको पूरे नंबर नहीं देगा। बस 2 काम करना है, ब्लैक पेन का अच्छे से इस्तेमाल करना है, ब्लैक लेक्सर पेन का अच्छे से इस्तेमाल करना है इसका, और ब्लू पेन से आप जो भी लिखना एकदम अच्छा ब्लू पेन होना चाहिए ताकि चीज़ें अच्छे में देखने में विजिबल लगें, है ना। तो प्रस्तावना हेडिंग डाल देना। और इसके बाद जो भी आपने जिस भी तरीके से आपने निबंध लिखना सीखा है वैसे आप निबंध लिखना सीख जाए, मतलब आप जिस भी तरीके से आपने तैयार किया है, सारी हेडिंग तैयार की हैं, आप अच्छे से लिखेंगे, है ना। तो इस तरीके से जैसे बेरोजगारी से आशय, ठीक है, बेरोजगारी के कारण, ठीक है, सारी चीज़ें एकदम अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से एकदम स्क्रीनशॉट बाकायदा ले लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगली हेडिंग है बेरोजगारी के रोकने के उपाय, है ना। तो बहुत अच्छे से लिखा गया है और अगर आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेंगे तो आपके लिए ही यहाँ पर आराम हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो को मैंने आपको जिस तरीके से बताया कि आपको हिंदी की कॉपी कैसे लिखना है, और इसी तरीके से मैंने आप लोगों के लिए बना रखी एक और वीडियो जिसमें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा कि आपको इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखनी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपने वीडियो देखी है, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।